हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपलोड करने वाले हैं ICMR का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी किसका, जनरल एप्टीट्यूड का। आपको पता है कि ICMR जो एग्ज़ाम्स लेती है JRF पोजीशंस के लिए, उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 125 क्वेश्चन का आंसर्स देना होता है। अब 150 में आपको क्या क्या होता है, तो 150 में 50 क्वेश्चन होता है आपको जनरल एप्टीट्यूड का, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और 100 क्वेश्चन होता है आपका सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट से भी आप बिलोंग करते हैं, सब्जेक्ट का यानी लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जिससे भी हो। इस 100 में से सिर्फ 75 जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, बाकी लेकिन यहाँ पे जो होता है ये 50 का 50 जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है। तो ये आज हम लोग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि ये 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो किस सेक्शन से पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होते हैं। उस सेक्शन को अगर आप स्टडी कर लेते हैं और इस 50 में से 45 भी अगर आप टैकल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो हर बच्चे के पास होता है, जानकारी कुछ ना कुछ सबके पास होती है, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट आपके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, 100 में से आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 25 छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 75 आपको बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे 50 का 50 जो होता है कंपलसरी होता है, इसलिए 75 और 50 दोनों मिलाकर 125 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है 150 में से। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये 125 क्वेश्चन में से 50 जो होता है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस लेके आए हैं वो क्वेश्चन है 2019 का। ऐसे एक एक करके हम लोग हर एक साल का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तो 2019 का क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस सेक्शन से आते हैं, क्या होता है उसमें खासियत, ऐसा क्या होता है, और कैसे आप उस सेक्शन को स्टडी करके आप कोशिश करेंगे कि इस 50 का 50 आंसर आप दे पाएँ। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ इशूज़ था, जिसमें कुछ ICMR गलत कर रहा है बच्चों के साथ, उसके बारे में हमने अपलोड किया है, आप देखिएगा। उसमें कुछ एज का इशू है, पासिंग ईयर्स, PG का पासिंग ईयर्स के साथ कुछ इशू है, जिस पे आप देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए कि ये है आपको मिक्सचर से, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। आप अगर 9th का केमिस्ट्री अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो ठीक है, आप ऑड वन इसमें से ढूंढ लीजिए। जैसे सीधे सीधे बात है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? एक एलिमेंट है। एल्युमिनियम क्या है? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। बाकी जो आप देख रहे हैं स्टील, ग्रेफाइट, ग्लास, कोई भी एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे मिक्सचर हैं, दो अलग अलग मटेरियल से, 2 या 3 अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। एल्युमिनियम जो होता है एक एलिमेंट है, इसलिए ये प्योर होता है, ये मिक्सचर नहीं है। तो आपका आंसर होगा क्या है? नॉट अ मिक्सचर। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा एल्युमिनियम। दूसरा पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेगाबाइट आर इन देयर इन 1 गीगाबाइट। 1 GB जो होता है वो कितने MB का होता है? 1 GB जो होता है वो कितने MB का होता है? तो आजकल तो इंटरनेट के ज़माने में ये सबको पता होना चाहिए, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 1024, बहुत बच्चे 1000 लगा के चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आंसर होगा आपका 1024 MB जो होता है, MB जो होता है वो 1 GB के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखिए, तो ये आपका इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, यहाँ पे आइए, रैम इज अ कंप्यूटर यूजुअली स्टैंड फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है एक तरह से। तो रैम का फुल फॉर्म होता है, एक होता है रोम और एक होता है रैम। ठीक है, तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रैंडम ऑपरेटेड मेमोरी। तो यहाँ पे हमको एक्सेस मेमोरी, रैम के बारे में पूछ रहा है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज फुल फॉर्म ऑफ रैम। पूछ रहा है कि साइंस डे, आवर नेशनल साइंस डे, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मतलब किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? CV रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, हु इज द फर्स्ट टू यूज एंटीसेप्टिक ड्यूरिंग सर्जरी। यहाँ पे आपका आंसर होगा जोसेफ लिस्चर। इन्होंने सबसे पहले सर्जरी करते वक्त
सर्जरी करते वक्त क्या किसका यूज किया था? आपके एंटीसेप्टिक का यूज किया था। किन्होंने किया था? जोसेफ लिस्चर ने सबसे पहले किया था। अब पूछ रहा है सुनामी। सुनामी जो आता है, आपने सुना होगा कि समुद्र में काफ़ी तेज उफान आया जिसके कारण लाखों परिवार, लाखों जो समुद्र के किनारे वाले जो फैमिलीज थे, घर जो थे, वो सब एक साथ ख़त्म हो गए। वो क्यों आता है? तो ये आता है आपको टाइड्स नहीं होता है, क्योंकि टाइड्स छोटा बड़ा हमेशा आता रहता है। ओवर फिशिंग भी इसका कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मछली मारने से सुनामी का कोई ऑप्शन नहीं है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कोई रिलेशन नहीं है न्यूक्लियर। अंडर वाटर अर्थक्वेक, अंडर वाटर अर्थक्वेक का मतलब होता है कि जब भी आपके ज़मीन के नीचे अर्थक्वेक उत्पन्न होता है तो उसके कारण पानी में क्या होता है? तेज कंपन होता है, और पानी जो होता है वो अचानक से जो अपनी उसका जो गर्त है उससे बाहर निकल के बाहर चला आता है, जिसके कारण हमारा सुनामी आता है। ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? पूछ रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। शरीर का मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल जो होता है वो ओवम होता है। इसका साइज आपको 0.1 mm होता है। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट होता है आपका स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ दी ह्यूमन बॉडी होता है। अब आता है कालका शिमला रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कालका शिमला रेलवे, आपको बता दें कि कालका शिमला रेलवे जो है वो एक नैरो गेज रेलवे का उदाहरण है। जितने भी माउंटेन रिलेटेड जो रेलवे होते हैं, जो माउंटेन को काट करके बनाए जाते हैं, वो आपको आते हैं नैरो गेज रेलवे। कालका शिमला रेलवे के अलावा 2 और ऐसे रेलवे हैं जो नैरो गेज रेलवे के अंतर्गत आते हैं। वो है आपका, ध्यान दीजिएगा, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एंड नीलगिरी माउंटेन रेलवे। इसके अलावा दार्जिलिंग माउंटेन और आपका दार्जिलिंग हिमालयन और नीलगिरी माउंटेन, ये 3 जो होते हैं, और कालका शिमला, ये 3 जो है वो नैरो गेज रेलवे के अंतर्गत आते हैं। और एक चीज़ और इनके बारे में बता दें कि इन तीनों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत रखा है। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कभी भी। इन तीनों को वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत रखा गया है। किसने रखा है? यूनेस्को ने रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड मलेरिया? अब ध्यान दीजिएगा, ये रिसेंट का नहीं है, ये क्वेश्चन है 2019 का। तो उस समय 2019 से पहले 2016 में WHO ने श्रीलंका को डिक्लेयर किया था कि ये मलेरिया फ्री है, क्योंकि 2012 के बाद श्रीलंका में कोई भी मलेरिया का केस नहीं देखा गया था। तो ये माना गया कि श्रीलंका जो है मलेरिया फ्री हो गया है। ठीक है। अगर अभी रिसेंट की बात करें तो एक कंट्री है कार्गो वर्डे, अफ्रीकन कंट्री है, कार्गो वर्डे अफ्रीकन कंट्री है, 3rd अफ्रीकन कंट्री है, जिसे WHO ने आपको अभी रिसेंटली मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। तो अगर रिसेंट की बात करें तो आपका आंसर होगा कार्गो वर्डे। ये उस समय 2019 की बात थी, इसलिए इसको बोला गया था श्रीलंका को। ठीक है। तो अभी आपका अगर पूछता है तो कार्गो वर्डे अफ्रीकन कंट्री है जिसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया रिसेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, द करेंट जियोलॉजिकल एज इन विच ह्यूमन एक्टिविटी इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल चेंज इज कॉल्ड। देखिए होलोसिन, प्लियोसिन, प्लियोजिन नहीं होगा, एंथ्रोपोसिन इपॉक जो है ये अनऑफिशियल यूनिट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसी एज में, इसी यूनिट में अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो क्लाइमेट के लिए गलत है, दिक्कत आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो इसी यूपिक में माना जा रहा है, रिसेंट में हो रहा है। ठीक है। ओके, अब आ जाइए, रिसेंटली इन केरला विच हाईली इन्फेक्शियस वायरस कॉज एन आउटब्रेक। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कब का है? 2019 का। तो रिसेंटली पूछ रहा है 2018 में उस समय केरला में निपाह वायरस का आतंक हुआ था, काफ़ी तेजी से फैला था। ठीक है। कौन सा वायरस? निपाह वायरस 2018 में। रिसेंटली पूछ रहा है क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन है और ये केस आया था 2018 में, केरला में हुआ था।
हो गया। चलिए आइए, हु क्वाइंड द टर्म ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव, आपको पता है ये 12th बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ग्रीगर जॉन मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर आ जाइए, आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी या जनरल नॉलेज भी आप बोल सकते हैं इसको। द एक्सिस ऑफ अर्थ रोटेशन रिलेटिव टू ऑर्बिटल प्लेन, ये आपका एक्सिस हो गया, ये इतने पे घुमा रहता है 22.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे ये घुमा रहता है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री आपका ग्लोब जो होता है वो झुका रहता है। ठीक है, तो ये आपके ज्योग्राफी से आप देख सकते हैं ग्लोब का क्वेश्चन है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। एलिलोपैथी, एलिलोपैथी एक टर्म है जो बोटेनिकल टर्म है। ठीक है, ये बोटेनिकल टर्म डिनोट करता है, ये आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। कह रहा है कि अ बायोलॉजिकल फेनोमेनन वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस 1 or more बायोकेमिकल्स दैट इन्फ्लुएंस जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ये एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है एलिलोकेमिकल्स के लिए। तो ये जो कह रहा है कि बायोकेमिकल्स जो उत्पन्न होता है इसको एलिलोकेमिकल्स भी कहते हैं। ये क्या फायदा करता है? जर्मिनेशन में, ग्रोथ में, सर्वाइवल में हेल्प करता है। किसके? प्लांट्स के बेसिकली। तो ये एक बोटेनिकल टर्म है जो कि इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे द मोस्ट, इसकी चर्चा हम लोग बात करें क्योंकि ये हम बताएंगे आपको कि ये मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे जाते हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार यहाँ पे आ जाइए, जीरेंट यहाँ पे चलो बताते चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। बायोस्टैटिक्स, बायोस्टैटिक में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये आपको बता दें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, काई स्क्वायर टेस्ट, ये जो होता है ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो बायोस्टैटिक्स से टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन आप गिनते चलिए, बायोस्टैटिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फॉर द मेजरिंग कंपैरेटिव स्कैटर्डनेस इन डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। तो यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ डाटा की बात किया जा रहा है, तो इसमें आपको डेविएशन, अर्थ में मीन डेविएशन जो होगा वो सही होगा। डिफरेंट सेट ऑफ डाटा के लिए आपका कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट होगा? डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। चलिए आप यहाँ पे आ जाइए, जीरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ जीरेंटोलॉजी, ओल्ड एज की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरेंटोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी अगर आप पढ़ लेते हैं एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लेकिन बायोस्टैटिक्स से हमेशा ध्यान दीजिएगा, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक साल। तो अगर आप बायोस्टैटिक्स को ध्यान में रखते हैं तो आप 10 क्वेश्चन, 50 में से 10 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। चलिए, तो पहला नंबर हमने आपको बता दिया। दूसरा नंबर फिर आपको बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, पूछ रहा है बायोस्टैटिक्स से रिलेटेड ये प्रोबेबिलिटी, बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी से है और प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन इस ईयर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, इफ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन आर इक्वली लाइकली टू बी बोर्न, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन हैज एट लीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2 फीमेल्स। कह रहा है कि दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब 1/2। ठीक है, इक्वल है तो 1/2, कुछ भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल, 100% नहीं है तो 50% चांसेस है, मतलब 1/2। अब पूछ रहा है कि चूजन फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो आपका जो आप 3 चिल्ड्रन की फैमिली को कर रहे हैं, है ना, तो 3 चिल्ड्रन में हैज एट लीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 0.50%। सॉरी, 3 की बात कर रहा है तो 0.075, 75%। पूछ रहा है एट लीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2 फीमेल्स। ठीक है, ऐसे फैमिली का बात कर रहा है जिसमें कम से कम 1 हो लेकिन 2 से ज़्यादा लड़की नहीं हो, क्योंकि चांसेज कितना है? 50% का है, तो 3 में से गिनना है। तो 75% ऐसे केसेज होंगे जिसमें 75% ऐसी फैमिली होगी जिसमें ये केसेज देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ आ जाइए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन सही है, विलियम हार्वे सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, ये भी सही है, एडवर्ड जेनर वैक्सीन बनाए थे, ये भी सही है, लुइस पास्चर ट्यूबरकल वायरस, ये गलत है, लुइस पास्चर ट्यूबरकल वायरस नहीं है। अगर यहाँ पे आपको रेबीज वैक्सीन की बात की जाती तो सही होता। और एक सबसे कोइंसिडेंटली बता दें कि आज के दिन जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसी दिन यानी कि 6 जुलाई 1885 को पहला रेबीज वैक्सीन का प्रयोग किया गया था।
ठीक है, लुइस पास्चर ने इसको बनाया था और पहला रेबीज वैक्सीन का उपयोग किया गया था। तो ये गलत है, ट्यूबरकुलोसिस वायरस की खोज इन्होंने नहीं की थी। तो कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि आपका ये सही होगा। फिर आ जाइए, 2 क्वेश्चन मैंने बायोटेक्स्ट्री का बता दिया था। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, इन अ ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट्स 120 आर मेल्स। तो 400 में से 120 जो है घटा लेते हैं, तो 120 क्या था, मेल था, बाकी 280 जो थी वो फीमेल थी। अब कह रहा है कि 120 का 30% क्या है, वेजिटेरियन है। तो 120 का 30% यानी कि 36 मेल जो है वो वेजिटेरियन है और 76 फीमेल नॉन वेजिटेरियन है। अब इसमें से 76 नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। तो बचे कितने, 76, यानी कि 204 जो फीमेल हैं वो वेजिटेरियन है। तो टोटल वेजिटेरियन की संख्या कितनी हो गई, इधर 36 और इधर 204, यानी कि 240 स्टूडेंट जो हैं वो वेजिटेरियन हैं। क्या है, वेजिटेरियन है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट फ्रॉम द ग्रुप इज वेजिटेरियन। वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर रैंडमली स्टूडेंट को हम लोग उठा रहे हैं। तो 400 में से 240 ऐसे स्टूडेंट हैं जो वेजिटेरियन है। तो आप 240 में 400 से भाग दे दिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि 0.60 जो होगा वो आपका आंसर होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.60 वेजिटेरियन, रैंडमली चूजन वेजिटेरियन स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलिए, द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, केपलर ने प्लानिटरी मोशन का सबसे पहला लॉ केपलर ने दिया था। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 और 11। 2 डाइस दिया गया है, ठीक है, उसमें से 8 और 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सम, ठीक है। तो ये जो आंसर होता है वो होता है टोटल फेवरेबल इवेंट एंड टोटल इवेंट। टोटल इवेंट में हो जाएगा 6 गुना 6, क्योंकि एक डाइस में 6 सेक्शन होते हैं, तो नीचे हो जाएगा 36, ठीक है। अब कह रहा है 8 और 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ हम लोग रफ में चलते हैं, रफ में आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 डैश के 6 सेक्शन में ये नंबर होते हैं। 8 आने का क्या क्या चांसेज होता है, 2 + 2 और 6 आता है तब 8 होगा, ठीक है। 3 और 5 आता है फिर 6 होगा, 2 और 6 आएगा, 3 और 5 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, यानी कि 8 आने का 2 इवेंट। दूसरा कह रहा है 2 और 6 आएगा तब भी हो जाएगा, 3 और 5 आएगा तब भी हो जाएगा, या 6 और 2 और 5 और 3, यानी कि टोटल 4, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए 11 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 और 6 और 6 और 5, ठीक है, ये है 11 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2। तो टोटल इवेंट कितना हो जाएगा, 4 + 2 यानी कि 6/36। टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 2 इवेंट और यहाँ 4 इवेंट, तो 6 और नीचे कितना था 36। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहीं मिस्टेक हो रहा है, 2 और 6 ठीक है, 3 और 5 ठीक है, 5 और 6, 5 और 36। यहाँ पे आपको एक ही इवेंट होगा 6 और 5 का, यानी कि 5/36। वैसे आना तो चाहिए 36, 11 एंड 8, ठीक है। तो 5 and 36 वैसे आना चाहिए 6/36। क्वेश्चन एक बार आप लोग चेक कर, आंसर सॉरी ऑप्शन एक बार चेक किया जा सकता है, इसमें आना तो है 6/36, यानी कि 1/6 आंसर आपका होना चाहिए, लेकिन फिर भी 5/36 देख सकते हैं। चलिए, ये कितना हमने गिना दिया, 1 2 3 4 एंड 5 और 6, सॉरी 1 2 3 4। चौथा क्वेश्चन था बायोस्टैटिक्स का, पूछ रहा है फॉर स्टडिंग एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट प्रोसीजर। chi² टेस्ट इसका सबसे सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रूसिक एसिड, अनदर नेम ऑफ प्रूसिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन साइनाइड को बोला जाता है, HC, ये एक
इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन साइनाइड जिसका कॉमन टर्म जो होता है वो प्रूसिक एसिड कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एट द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे ब्रोमीन जो होगा एक अधातु है जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर भी। ठीक है, चलिए पूछ रहा है अपॉन इमिशन ऑफ अ पोजिट्रॉन बाई अ रेडियो एक्टिव एटोमिक नंबर, ये जो होगा ये डिक्रीज हो जाएगा 1 से। अगर किसी रेडियो एक्टिव कंपाउंड से एक पोजिट्रॉन इमिट हो रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाता है। अब यहाँ पे ये इन टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस, ये आपका फिर से एक बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो अभी तक ले हमने 6 क्वेश्चन देख लिए हैं बायोस्टैटिक्स के, 4 और देखेंगे। आप देखिए हमने बताया था कि टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। अब आ जाइए, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चांसेज गेटिंग सक्सेस आर 50% एंड वी परफॉर्म एन एक्सीडिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स देन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है ग्रास एपियर ग्रीन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर, क्योंकि जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही हमारे आंख तक आता है और उसी को हम लोग देख पाते हैं, तो इसीलिए वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अब यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग मीन्स का मतलब है कि आप कहीं से भी कोई उठा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है द सैम्पलिंग वेयरिंग द इम्पेयर मेक्स यूज ऑफ हिज पर्सनल जजमेंट, मतलब वो अपने पर्सनल जजमेंट के आधार पे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आप कहीं से भी किसी को भी उठा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, कोई रूल नहीं है, आप अपने अनुसार चलिए हमने इसको उठा लिया, हमने उसको उठा लिया, ये पर्सनल जजमेंट आपका होता है। दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। अब पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, हेवी फ्लड्स इन केरला दिस ईयर, क्योंकि ये क्वेश्चन कब का है 2019 का, तो उस समय लेप्टोस्पोरोसिस जो होता था वो हेवी फ्लड्स के कारण आया था। लेप्टोस्पोरोसिस क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किस में होता है, एनिमल्स में, और एनिमल्स का जो यूरिन होता है जब वो वाटर के साथ मिल जाता है तो उस वाटर के साथ वो अदर लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, और बात हो रही है फ्लड्स की। तो यूरिन जब वो एलिमिनेट करेगा एनिमल्स, तो वाटर में एलिमिनेट करेगा, वाटर ऑलरेडी चारों तरफ फ्लडेड है, तो बाकी सारे लोगों को भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इसीलिए इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैला था उस समय, लेप्टोस्पोरोसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन कोमुलेटिव डिस्टेंसी फंक्शन ऑफ दिस शेप, ये भी आपके बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये आपका हमने 9वां क्वेश्चन बता दिया बायोस्टैटिक्स का, अगला क्वेश्चन भी बता ही देते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्सन व्हेन द डाटा कंटेमिनेटेड आउटलियर्स, तो रेंज जो होता है वो कंटेमिनेटेड आउटलियर्स के लिए सेंसिटिव होता है, और आपका क्वार्टाइल डेविएशन भी कंटेमिनेटेड आउटलियर्स के लिए सेंसिटिव होता है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर आउटलियर्स से कंटेमिनेटेड है अगर आपका डाटा, तो आपका आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अ मॉलिक्यूल कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ अ पार्टिकुलर वेवलेंथ एंड कंटिन्यू टू इमिट द लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ फॉर अ सब्सटेंशियल टाइम आफ्टर एक्साइटमेंट द फेनोमेना। कह रहा है कि कोई मॉलिक्यूल पार्टिकल्स, किसी मॉलिक्यूल का कोई पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर वेवलेंथ का एक्साइटेशन दिखाता है, और एक्साइटेशन दिखाने के बाद हायर वेवलेंथ का लाइट इमिट कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लोरिसेंस कहते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जब अपनी कक्षा में होता है और उसको एनर्जी दी जाती है, तो क्या करता है कि उस एनर्जी को लेकर के जंप करता है, और जंप करके दूसरी कक्षा में चला जाता है, लेकिन उस जंप करने दूसरी कक्षा में जाने के बाद फिर वो उस लाइट को एक हायर वेवलेंथ के फॉर्म में रिलीज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरिसेंस, और एक लाइट इमिट होती है। जैसे ही ये लाइट इमिट होती है, ये जो मॉलिक्यूल है फिर अपनी पुरानी कक्षा में चला आता है, क्योंकि एनर्जी उसका लॉस हो चुका होता है फ्लोरिसेंस के फॉर्म में, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्लोरिसेंस। फॉस्फोरिसेंस अलग होता है, केमिल्यूमिनेसेंस अलग होता है। केमिल्यूमिनेसेंस क्योंकि केमिकल्स के रिएक्शन के फलस्वरूप जो रेडिएशन इमिट होता है उसको हम लोग केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। फॉस्फोरिसेंस फॉस्फोरस का रिलेटेड मटेरियल्स का एग्जाम्पल्स है, तो इसलिए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, एयर बैग्स यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ कार बैग्स कंटेन सोडियम एजाइड नाम का गैस होता है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो वैसा व्यक्ति जो कि अपना सीट बेल्ट लगाया हुआ होता है, उसका एयर बैग एक्सीडेंट के कारण होने वाले जर्क के फलस्वरूप खुल जाता है, और उस एयर बैग में कौन सा गैस भरा होता है, सोडियम एजाइड
जो आपको एक्सीडेंट में होने वाली हानि से बचाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द नोबेल प्राइज वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1901, क्योंकि 1900 से पहले कोई भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो वैसे लोग जो उससे पहले कुछ डिस्कवरी किए थे या उनका डेथ हो गया उनको नहीं दे पाया, तो पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। ठीक है, अब चलिए ये लाउडनेस ऑफ अ साउंड, साउंड का जो लाउडनेस होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिटरमिन करता है, कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा साउंड लाउड होगा। ठीक है, अगला पूछ रहा है, ये भी आपको 9th के फिजिक्स में मिल जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा 9th के फिजिक्स में आप देख सकते हैं। दूसरा रेड लाइट, ये भी आपके 9th का क्वेश्चन है। रेड लाइट इज यूज्ड फॉर द सिग्नल्स बिकॉज इट हैज, अब ध्यान दीजिए विबजियोर आप लोग पढ़ते हैं, विबजियोर विबजियोर ये 7 ठीक है, विबजियोर ये 7 रंगों का समीकरण है। ये जो होता है ये वेवलेंथ के बढ़ते फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या होता है, वेवलेंथ के बढ़ते फॉर्म में होता है। तो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे हाईयर होता है, और जिसके कारण इसकी स्कैटरिंग जो होती है वो कम होती है, और स्कैटरिंग कम होने के कारण ये काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इसको सिग्नल के फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि स्कैटरिंग कम होने के कारण दूर से भी लोग इसको देख पाता है। तो लॉन्गर वेवलेंथ होने के कारण इसकी स्कैटरिंग कम होती है और इसको एज ए सिग्नल के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इन्वेस्टेड द पीरियोडिक टेबल? डामित्री मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दिया था। वेंचुरी मीटर यूज्ड फॉर फ्लूइड, पाइप से जो फ्लूइड मूव करता है उस पाइप में एक मीटर लगाया जाता है जिसको वेंचुरी मीटर कहते हैं, जो फ्लूइड की स्पीड को मेजर करता है। हु नोन द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? अर्नस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने ही सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। बेसिकली गोल्ड प्लेट पे अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डिंग करके इन्होंने बताया था। चलिए अब ये बात है रिगेटिंग डामित्री इवानोवस्की, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डामित्री 9th का अगर आप पढ़ते हैं बायोलॉजी या आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। विच मेटल इज जनरली यूज इन द मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स? माइक्रोचिप्स किस मटेरियल का यूज है? सिलिकॉन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नोन एज गॉड पार्टिकल्स? गॉड पार्टिकल्स, आपने लार्ज हेड्रोन कोलाइडर का नाम सुना होगा, LHC। LHC जब ऑपरेट हुआ था तो उस समय हिग्स बोसोन सामने आया था। ठीक है, इनको सबसे पहले पीटर हिग्स ने दिखा था, तो चूंकि पीटर हिग्स से नाम लिया गया, हिग्स और बोस, जो बोस थे उन्होंने सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी, तो दोनों के नाम को मिला करके नाम दिया गया था हिग्स बोसोन। और गॉड पार्टिकल्स इसलिए बोला गया था क्योंकि इसी के कारण किसी भी पदार्थ में मास या अदर चीज़ें आती हैं, तो इसलिए इसको गॉड पार्टिकल्स नाम दिया गया था। और बोस और पीटर हिग्स के नाम को मिला करके इसका नाम दिया गया था हिग्स बोसोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडिया फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल? ये जो है मथुरा उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज पॉल्यूटेड द एयर सीटिंग हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स? लीड जो होता है वो लीड के निकलने के कारण, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसके पेट्रोल्स में जो लीड्स की मात्रा होती है उसके उत्पन्न होने के कारण जो पॉल्यूशन काफ़ी तेज से बढ़ रहा है। विच ऑफ द केमिकल यूज टू मेक टूथपेस्ट वाइट? टिटेनियम डाइऑक्साइड। टिटेनियम डाइऑक्साइड ये टूथपेस्ट को वाइट बनाने, चाहे टेल्कम पाउडर्स को वाइट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, टिटेनियम डाइऑक्साइड। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे छूटा, विच इज़ द बायोलॉजिकल पॉलीमर इन पेपर? पेपर जो बनाया जाता है उसमें कौन सा बायोलॉजिकल पॉलीमर यूज किया जाता है? तो उसमें आपका ये सेलुलोज यूज किया जाता है। और सेलुलोज कहाँ से आते हैं? प्लांट से। तो वन को पेपर के निर्माण में वन का जो उन्मूलन हो रहा है वो भी एक कारण है। तो ये सेलुलोज कहाँ से आते हैं? प्लांट से। और क्या बनाने में यूज होते हैं? पेपर बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज ओनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स? अब यहाँ ध्यान दीजिए, विटामिन ए आपको कैरोट में मिल जाता है, एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। विटामिन B3 आपको सीड्स में मिल जाएगा, नट्स में मिल जाएगा, सीरियल्स में मिल जाएगा। विटामिन C जितने भी साइट्रस फ्रूट है उसमें मिल जाएगा। लेकिन विटामिन B12 ओनली एंड ओनली एनिमल सोर्स से ही मिलता है। तो बाकी तो प्लांट से मिल जाते हैं, लेकिन विटामिन B12 सिर्फ एनिमल सोर्स से मिलता है। अगला क्वेश्चन, हु प्रीफर द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? विलियम हार्वे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, विलियम हार्वे
विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन तंत्र की खोज की थी, लेकिन वो हार्ट का ट्रांसप्लांट उन्होंने नहीं किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड थे जिन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको पढ़िए। आगे हम लोग फिर अगले ईयर्स का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड का, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग अपलोड करेंगे। क्वेश्चन पे अपडेटेड रहने के लिए चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके, आपको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो भी हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जितना से ज़्यादा फ़ायदा हो सके वो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।